नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड में हूं और यहां पर आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए के अम्बेडकर साहब हैं और हम इनसे जानेंगे आज के कार्यक्रम का क्या विषय था। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके संगम भारत को भी मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों को। आज का क्या कार्यक्रम था? आज बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा औरंगाबाद जिला के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रबोधन बैठक सम्मेलन चल रहा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आज ओबरा में हुआ है। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर 26 जून से हम लोग शुरू किए थे और नबीनगर से होते हुए देव करते हुए हम लोग उसके बाद कुटुंबा विधानसभा में कुटुंबा ब्लॉक वहाँ हुआ, उसके बाद देव हुआ। औरंगाबाद में भी बैठक हम लोगों ने किया, औरंगाबाद प्रखंड का। आज ओबरा में हो रहा है, फिर हसपुरा में है, रफ़ीगंज में है। ऐसे लगातार साथियों ये प्रखंड स्तरीय प्रबोधन सम्मेलन बैठक चल रहा है। और ये बैठक का इस प्रबोधन का 3 विषय रखा गया है। पहला विषय है जाति आधारित केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा बीजेपी के द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा विषय है लगातार ईवीएम मशीन से अगर चुनाव सरकार करवाती है तो क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और वर्तमान समय में ईवीएम मनुस्मृति की जैसा काम कर रहा है, इसके बारे में भी लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं। और तीसरा विषय है बहुजन समाज की हजारों पार्टियां होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों है। इन सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोग समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को हम प्रबोधन के माध्यम से उनको सजग कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो विशेष तौर पर इस बिंदुओं के ऊपर चर्चा हो रही है। जी, महागठबंधन में क्या बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल हो सकती है? अगर यदि नहीं होती है तो फिर अगला एजेंडा क्या होगा लोकसभा? अगर महागठबंधन को बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता लगती है तो उनके तरफ से आमंत्रण आता है तो हम तो तैयार हैं हर समय। और बहुजन मुक्ति पार्टी तो सबके लिए दरवाज़ा खोलकर रखा हुआ है और जो समविचारी पार्टियां हैं उनके दरवाजे में उनके यहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जाने के लिए तैयार इसलिए हम लोग हैं क्योंकि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, बहुजन समाज मूल निवासियों को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को अगर सुरक्षित रखना है, ओबीसी के लोगों को जाति आधारित गिनती करना है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको रोक लगाना है, लेबर लॉ बदले जा रहे हैं उसको अगर जो संविधान में लिखा गया उस तरीके से मजदूरों को अधिकार मिले, किसानों को जो संविधान में लिखा गया उसके अनुसार उनको हक अधिकार मिले, तो हम तो हर समय इसके समर्थन में हैं। और जो इनके विरोध में, किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, समानता के विरोध में पार्टियां बनाई गई है, ऐसे पार्टियों को ध्वस्त करने के लिए जहां भी जमवाड़ा लगती है, गठबंधन बनती है, महागठबंधन बनती है, तो उसके साथ में मिलजुल करके हम लोग काम करने के लिए और दुश्मनों को रोकने के लिए हर समय 24 घंटा तैयार हैं। और इसीलिए अगर महागठबंधन बहुजन मुक्ति पार्टी को साथ में नहीं लेती है तो सबसे बड़ा नुकसान इस बात को होगी क्योंकि जितने भी महागठबंधन में जा रहे हैं उसमें कई ऐसे पार्टियां हैं कि जिनके संसद में कोई सदस्य में नहीं है। तो आप सवाल करेंगे क्या बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी के भी सदस्य नहीं है। लेकिन उस महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हो रही है जिनको एक राज्य से दूसरे राज्यों में कोई वजूद नहीं है। अगर हम समाजवादी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में कोई वजूद नहीं है। अगर हम आरजेडी की बात करते हैं तो बिहार के दूसरे राज्य में कोई वजूद नहीं है।
अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं दूसरे राज्यों में कोई वजूद नहीं, अभी पूर्वोत्तर में कुछ हुआ तो वो भी समाप्ति की ओर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं, उनको अपने राज्य झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में कुछ नहीं है। तो ऐसे कई उसमें जो दल शामिल हुए हैं कि जिनका अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में कुछ वजूद नहीं है और अपने राज्य में भी उनका स्वतंत्र वजूद अब नहीं रहा है। बिना गठबंधन के उनकी राज्यों में भी सरकारें नहीं बन पा रही है और सरकारें नहीं चला पा रही है। लेकिन अगर बहुजन मुक्ति पार्टी उस गठबंधन में शामिल किया जाता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क, कैडर, कार्यकर्ता, समर्थक 22 राज्यों में मजबूत तरीके से हैं। तो हमें कह सकते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉग्नाइज पार्टी है। तो 22 राज्यों में इस महागठबंधन को बृहत पैमाने पर समर्थन मिल सकते हैं, कैडर मिल सकते हैं, कार्यकर्ता मिल सकते हैं, प्रचार करने वाले मिल सकते हैं और बृहत पैमाने पर वोट मिल सकता है। तो हम लोग बीजेपी को परास्त करने लायक हो सकते हैं। तो इस मायने में बहुजन मुक्ति पार्टी को शामिल करने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो आपको मैंने बता रहा हूं और जो सुन रहे हैं वो भी सुनकर अपना निर्णय साथियों बना सकते हैं। और इन पार्टियों को लोग अगर सुनते हैं तो उनको भी सोच समझकर अपना निर्णय लेना चाहिए। एक कानून पास किया जा रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो काफ़ी विरोध हो रहा है, आधा देश ये ला करके किया जा रहा है। तो ये बात आपका सही कहना है कि यूसीसी जो बन रहा है मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ये जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय ही बीजेपी के लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाना शुरू किया था। आज की बात तो नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो इसका 3 दुष्परिणाम निकल कर आएंगे। पहला दुष्परिणाम नंबर 1 यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। हिंदू बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जा रहे हैं। एक नुकसान होगा, अगर इनको हिंदू घोषित किया जाता है तो हिंदू घोषित होते ही संवैधानिक अधिकार जो मिले हुए हैं वो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी नुकसान क्या होगा कि भारतीय संविधान में इनको हिंदू नहीं कहकर अनुसूचित जाति कहा गया है। 1700 जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया, लगभग 803 जातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया, 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग कहा गया और इनको जातियों के समूह पर संविधान में रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ है। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन और आरक्षण के अधिकार जो मिली हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और क्या कहकर समाप्त करेंगे? उनका दलील आएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि जब एक देश एक समान कानून है तो किसी को कम किसी को ज्यादा आरक्षण क्यों मिलेगा, किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, सब एक बराबर हो। इस आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों को आरक्षण समाप्त किया जा सकता है। इतना बड़ा खतरनाक है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो इस कोड से आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है, जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची 200 संविधान के 244 के अंतर्गत उनको मिला हुआ है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची समाप्त हो जाएगी और अनुसूची समाप्त होते ही आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है वो बर्बाद हो जाएगा। और जब कस्टमरी लॉ खत्म होगी तो आदिवासी वो ना तो घर के रह सकता है, नहीं घाट का रह सकता है। उसको जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए और संवैधानिक अधिकारों से बेदखल करने के लिए उनको आसानी हो जाएगा। एक ही बातें हैं। उसके बाद चौथा नुकसान जो होने वाला है, इस देश में जो धार्मिक संगठनाएं हैं, धार्मिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, प्रत्येक धर्म के लोगों को अपना पर्सनल लॉ है। जैसे इस्लामिक धर्म है, इनका अपना एक पर्सनल लॉ है, सिख है उनका अपना एक पर्सनल लॉ है, जैन है उनका एक अपना पर्सनल लॉ है, बुद्धिस्ट है उनका भी एक पर्सनल लॉ है। मतलब हर धर्म के लोगों को अपना जन्म संस्कार, मरण संस्कार, रहन सहन, खान पान सब अपने अपने धर्म के अनुसार, शरीयत के अनुसार है। इस्लाम का अपना कानून रूल्स जो बना हुआ है, कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म चलती है। तो कुरान में जो बातें कही गई है वो कुरान को फॉलो करते हुए वो अपना व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो वो जो पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, जब पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि जब एक कानून एक देश है, ना कोई दाढ़ी रख सकता है, ना कोई टोपी रख सकता है, ना कोई पगड़ी लगा सकता है, ना कोई खंजर रख सकता है, ना कोई बाल मुंडा सकता है, एक जैसा रहना होगा। ये भी हो सकता है।
और इतना ही नहीं, जो धार्मिक संगठन के लोगों को भारत के संविधान अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की जो अनुमति दी हुई है वो भी खतरे में जा सकता है। तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड से तमाम मूल निवासी बहुजनों को सत्यानाश ही सत्यानाश होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, आरएसएस की एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है और इसका समर्थन कांग्रेस करने की काम कर रही है। मिलजुल कर एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नौकरी से, शिक्षा से, रोजगार से हर तरीके से वंचित करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो मेरा कहना है बीजेपी के सरकार से कि जब आप वन नेशन की बात कर रहे हैं और वन नेशन वन लॉ कानून की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, तो जब एक राष्ट्र एक कानून की बात कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं करते कि वन नेशन वन एजुकेशन? तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए ऐसा बात कर रहे हैं। अगर एक राष्ट्र एक शिक्षा हो तो राष्ट्रपति का बेटा हो या राज्यपाल का बेटा हो, मुखिया का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो, चपरासी का बेटा हो या कलेक्टर का बेटा हो, प्रधान का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा तब ना मेरिट होगा। इसकी बात ये बीजेपी के लोग, ये चड्डी पहनने वाले लोग नहीं कर रहे हैं। ये चड्डी पहनने वाले लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। चड्डी पहनने वाले लोग किसकी बात कर रहे हैं? जिनको संविधान ने संवैधानिक अधिकार दिया है, उनको जानवर जैसे बन सकते हैं, जिससे जानवर बनाया जा सकता है, वो बातें कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे बहुजन समाज के नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। जो बैकवर्ड क्लास के जो सांसद में बैठे हुए लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैकवर्ड क्लास के कितने लोग मंत्री संतरी बने हुए हैं, बैकवर्ड क्लास के कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपके बिहार प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा समाज जो है 3 मुद्दों पर समझौता कर लिया। हमारा समाज का नेता 3 मुद्दों पर समझौता कर लिया है। पहला, संविधान के साथ में कुछ भी होता है जलाया जाता है, फाड़ा जाता है, बदला जाता है। बहुजन समाज का नेता वो समझौता कर चुके हैं कि हमें बोलना नहीं है, अगर बोलेंगे तो जेल जाएंगे, संपत्ति जब्त होगा। दूसरा, समाज के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, बलात्कार होता है, हमको बोलना नहीं है, बोलेंगे तो जेल जाएंगे और संपत्ति जब्त होगा। तीसरा, हमारे जो प्रतिस्थापित लीडर हैं वो इस देश में प्रभावहीन हो जाएंगे, प्रभावशाली रह नहीं पाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, अपने आप उनका वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ये स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए इसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज एक संगठन है जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया है। जैसे 6 जुलाई को प्रथम चरण पूरे देश के 31 राज्यों में लगभग 600 जिलों में जो धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर के द्वारा। दूसरा चरण होगा 17 जुलाई, फिर 26 जुलाई, उसके बाद 7 अगस्त को भारत बंद है। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने इन 4 चरणों के आंदोलन को समर्थन किया है और 7 अगस्त को भारत बंद को बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे दल बल के साथ में, झंडा बंडा बैनर के साथ में पूरे भारत हम बंद करेंगे, पूरे चक्का हम जाम करेंगे। क्योंकि जिससे देश की खतरा हो, संविधान की खतरा हो, लोकतंत्र की खतरा हो और इस लोकतंत्र में पाए जाने वाले मूल निवासी बहुजनों की खतरा हो, ऐसे कानून को हम मान्यता देने वाले नहीं हैं। इसलिए भारत बंद हम लोग करने जा रहे हैं इसके विरोध में और इसकी लड़ाई हम लोग। मध्य प्रदेश में एक घिनौना घटना सामने आया है, जो एक आदिवासी मजदूर के साथ में जब पैसा मांगने गया तो एक बीजेपी के नेता और उस पर पेशाब करता है, और ये पेशाब कांड पर क्या कहना चाहिए इस तरह से? ये जो प्रवेश पांडे जो नाम करके व्यक्ति है, ये सब आरएसएस के पालतू लोग हैं और सारा आरएसएस के इशारा पर प्लान बनाकर हो रहा है। कभी अनुसूचित जाति के लोग घड़ा छूते हैं तो मर्डर किया जाता है, कभी अनुसूचित जाति के लोग मोछ रखते हैं तो उनको मर्डर किया जाता है, कभी घोड़ी पर चढ़ते हैं तो मर्डर किया जाता है। तो एक राउंड अनुसूचित जाति के ऊपर चला, अभी दूसरा राउंड आदिवासी के ऊपर शुरू हुआ है। आदिवासी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को उधर घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ का पुजारी दलील दे रहा है
कि अगर उनको गर्भगृह में जाना है तो गर्भगृह में जाने से पहले वहाँ हाजिरी लगाना पड़ता है। फिर हम लोग जाते हैं भगवान के सामने, फिर पूछते हैं हम लोग कि फलाना नाम से फलाना जाति का फलाना समूह का व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आपका इजाज़त है या नहीं है। तो फिर हाजिरी में वो कहते हैं कि हाँ उनको लाओ, तब फिर हम लोग उनको पूरा विधि विधान से फिर उनको जाकर वहाँ मिलवाते हैं। लेकिन वहाँ आदेश दिए नहीं, इसलिए उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया। तो अभी आदिवासियों के ऊपर चल रहा है, इसलिए जब आपको रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो उस समय शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा था, वो टेस्ट किया जा रहा था कि राष्ट्रपति कितना पावर में है, कितना लड़ने वाला है और कितना जी हजूरी करने वाला है। तो अनुसूचित जाति के ऊपर एक राउंड चला। अभी आदिवासी राष्ट्रपति बने हुए हैं तो अभी आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। आदिवासी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, इससे आदिवासियों का कस्टम लॉ खत्म होगा और इनसे ही इनके ही साइन से वो पास होगा। तो कहेगा हमने तो पास किया ही नहीं। अरे आप ही का तो राष्ट्रपति पास किया, हमने कहाँ किया है? अरे हमने तो संसद में पास किया था, लेकिन मान्यता तो आपका राष्ट्रपति को देना था। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो कैसे कानून में तब्दील होगा? तो आपका राष्ट्रपति ने किया कि हमने किया है। तो अभी आदिवासियों के ऊपर चल रहा है। फिर इसके बाद ओबीसी के आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, फिर ओबीसी के ऊपर एक राउंड चलेगा। तो ये प्लान बनाकर हो रहा है। मुस्लिमों के ऊपर चला था, जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाए थे और फिर मुस्लिमों को कत्लेआम किया गया था। सिख को ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया था और सिखों के ऊपर कत्लेआम हुआ था। तो ये तो उनका षड्यंत्र, पुराना षड्यंत्र है, कोई नई बात नहीं है। अब इसको रोकना है तो आदिवासी भाइयों को समझना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है और रोकने वाली कौन संगठन, कौन सी पार्टी है। तो इस देश में रोकने के लिए इस देश में एक ही नेता है, वामन मिश्राम साहब, जो आप लोग नाम सुने होंगे। हम लोग भी उनके समर्थन में बात करते रहते हैं क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम भी उनके समर्थन में बोलते रहते हैं। जितने आंदोलन करते हैं हम समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आदिवासियों के एकमात्र देश में संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और जिसका नेता है एच.एन. रेखवाल साहब, वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाकी कोई लड़ने वाला इस देश में नजर नहीं आ रहा है। और पार्टी स्तर पर अगर बात किया जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, बाकी कोई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने नेता को पहचान करिए, आप अपनी संगठन को पहचान करिए, आप अपने लोगों को पहचान करिए और पहचान करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जुड़िए। और जो आपके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जो भारत बंद होने वाला है और 2 चरण अभी जो आंदोलन अभी बचा हुआ है, 18 को और एक 26 को, 27 को, 18 और 27 को जो बचा हुआ है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और केवल आदिवासी भाई नहीं बल्कि समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भाग लें और फिर 7 अगस्त को भारत बंद में बृहद पैमाने पर भाग लें। इस सारा चीज़ को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर दुश्मन आपको डरेगा, अन्यथा डरने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जुड़ने के लिए।